गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी बॉटनी में हमारा टॉपिक रहेगा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपका पढ़ा था, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जैव ऊर्जा के उपयोग पढ़े थे और जैव ईंधन के दोष पढ़े थे। ठीक है, और जैव ईंधन के उपयोग की क्षमता आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैव ईंधन के उपयोग की क्षमता। देन पढ़ेंगे जैव ईंधन के लिए चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, हमारे लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमें जैव ईंधन का जब हम उपयोग कर रहे हैं तब हमें उनका चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जैव ईंधन के उपयोग की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि जो जैव ईंधन की उपयोग की क्षमता है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसको और आगे डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा विकसित डिजाइन स्ट्रोकों का उपयोग जो क्षमता को दोगुना करता है, जैसे धुआं रहित ऊर्जा चूल्हा। मतलब क्या हुआ, हम विकसित डिजाइन के जो स्ट्रोक हैं उनका उपयोग करें, जिससे वो क्या करेंगे, जैव ऊर्जा के उपयोग की क्षमता को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे और उससे हमें धुआं रहित ऊर्जा चूल्हा, इनसे हमें जैव ऊर्जा का उपयोग करने में धुआं भी नहीं लगेगा और इसकी उपयोग की क्षमता भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका बायोमास को कंप्रेस करते हुए बाइकॉट के रूप में बनाए रखना, ताकि वह कम स्थान ले सके और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते। मतलब जो बायोमास है, जैव भार है आपका, उसको क्या करना है, कंप्रेस के रूप में यूज करना है, जिससे वो स्थान भी कम घेरे और जो हमारे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते। कम स्थान घेरे और कार्य जो है अधिक प्रभावी ढंग से कार्य वो जो है वो कर सके। यदि हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैव वस्तुओं को एनॉर्बिक डाइजेशन के माध्यम से रूपांतरित बायोगैस करना न केवल ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि खेतों को घुलनशील खाद्य अवस्था उपलब्ध कराता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो जैव ईंधन का हम उपयोग कर रहे हैं वो न केवल हमें ईंधन प्रदान कर रहा है बल्कि हमारे खेतों में जो बहुत से कार्बनिक पदार्थ, जैसे हमने अपने खेत में फसल उगाई, देन हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, तो क्या बचता है वहाँ पे, जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है और क्या किया, हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो गेहूं के बहुत सारे डंठल हमें मिलते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, लास्ट में हम उनको जला देते हैं कि नहीं। इस पे भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि हमें उस जो आपका वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको जलाना नहीं है, उसको काट के आप जो जानवर रहते हैं उनके लिए भूसा बना सकते हैं। यदि आपके पास जानवर नहीं है, यदि आप नहीं उसको कर सकते तो आप उसको एक बार क्या कर दीजिए, उसको जोत दीजिए। ठीक है, बारिश के पहले उसको जोत दीजिए। जब बारिश का पानी उस पर गिरेगा तो वो क्या करेगा, आपके लिए, आपकी भूमि के लिए एक कंपोस्ट खाद बनाएगा, जिससे कि आपकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो सीधा जला देते हैं कि हमारा जो एक बार और जो जोतने का पैसा है वो बच जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि यदि हम इसको जलाएंगे नहीं, यदि हम उसके वेस्ट मटेरियल को, खेती के वेस्ट मटेरियल को जो हमारे हार्वेस्ट किया है उसके वेस्ट मटेरियल को यदि उसी में छोड़ दें और उसको एक बार क्या कर दें, हल चला के, या आजकल तो ट्रैक्टर से और जो भी क्या रहता है वो किससे वो करते हैं, कल्टीवेट किससे करते हैं, हाँ, जोतने के लिए जो भी एक उपकरण यूज किया जाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो उससे अगर हम उसको खेती पे उसको चला देंगे तो क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है खेती का वो क्या होगा, उसी में कार्बनिक पदार्थ और बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जैसे केंचुआ हो गया, उसको क्या करेगा, कंपोस्ट खाद में उसको रूपांतरित कर देगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा है आपका नियंत्रित वायु आपूर्ति के अंतर्गत बायोमास के आंशिक दहन के माध्यम को उत्पादित में बायोमास रूपांतरित गैस करना। हमें इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार की अपने जो हमारा घर है उसमें आपको जैव भार की भी उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, हमारे घर में
जैव ईंधन के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम जैव ईंधन के लिए आई चुनौतियों की बात करें कि जैव ईंधन के उपयोग करने से हमें किन किन चुनौतियों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यदि हम उसकी बात करें तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे फर्स्ट है आपका खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। यदि सभी लोग, सिटी में रहने वाले लोग और कहाँ रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, अगर सभी जैव ईंधन का उपयोग करने लगेंगे तो क्या किस चीज़ की कमी हो जाएगी? एक तो खाद्य पदार्थों की और दूसरा हो जाएगी खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और खाद्य सुरक्षा भी नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? मान लीजिए आप भी जैव ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, मैं भी जैव ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, सिटी में रहने वाले भी कर रहे हैं, गांव में रहने वाले भी कर रहे हैं, तो सबको सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होगी। तो वो क्या करेंगे? फिर पेड़ काटेंगे, जिससे जंगलों की उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जंगल जो है वो कम हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के पास खेत है और किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो जैव ईंधन का उपयोग कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास तो कृषि का कोई वेस्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ये इसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा यदि बात करें, इन फसलों का प्रयोग जैव ईंधन के लिए किए जाने से कृषि भूमि के क्षेत्रफल और इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदूषणकारी कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि। यदि हम उसको प्रदूषणकारी उर्वरक में भी वृद्धि हो जाएगी और हमें बहुत सी एंटीबायोटिक्स, उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ जो हम लेते हैं अपने खेतों के लिए, उनकी मात्रा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा, इसके साथ ही ऐसी कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों के रूप में भी वृद्धि हो सकती है। यदि इस प्रकार के पदार्थों की मांग बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसके मूल्य में भी क्या हो जाएगा? फिर वृद्धि हो जाएगी। यदि हम तकनीकी सीमाओं की बात करें तो जैव ईंधन उपयोग में कई अन्य प्रकार की तकनीकी समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे लंबे समय तक संचालन के लिए वाहन के इंजन की क्षमता आदि। मान लीजिए यदि हम मैंने बताया जैसे हम उसको खेत में हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो लगा हुआ है, तो हमें उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है और लंबे समय तक जब वो ट्रैक्टर खेत में चलेगा तो उसमें क्या इंजन की क्षमता है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंजन की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी। तो ये क्या हो गई? एक तकनीकी समस्या, क्योंकि सभी के पास ट्रैक्टर नहीं है ना, तो वो यदि दूसरे से लेके करवाते हैं तो उनको क्या देना होगा? पैसा, और इसी पैसे की कमी से वो क्या करते हैं? उसको हल ना करवा के उसको क्या करवा देते हैं? वो आग लगा देते हैं, है ना। तो ये एक इसकी बड़ी समस्या है। दूसरा, वनोन्मूलन और कृषि क्षेत्र में वृद्धि। वनोन्मूलन और कृषि क्षेत्र में वृद्धि का क्या मतलब है? जैव ईंधन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसलों को उष्णकटिबंधीय जंगलों से साफ की गई भूमि पर उगाया जाता है। जंगलों से साफ की गई भूमि पर उगाया जाता है मतलब उन्होंने जंगलों को काट दिया और उस पर क्या बना लिया? अपने खेत बना लिए, ठीक है। भूमि उपयोग करके इस प्रकार का बदलाव पैटर्न स्थलीय कार्बन स्टॉक को क्या करता है? वातावरण में मुक्त करता है और इस प्रकार क्या बढ़ जाता है? वातावरण में CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जंगल जैसे जैसे कटेंगे, जंगलों का जैसे जैसे विनाश होगा वैसे क्या होगा? CO2 की मात्रा है जो वो बढ़ जाएगी। गैसों के उत्पादन को बड़ा ग्रीन हाउस हो सकता है और इससे जब गैसों की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन गैसों SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन गैसों की जब अधिकता हो जाएगी तो इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गई इसकी चुनौतियों के बारे में। ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हमने इसमें क्या पढ़ा? बायोगैस में, बायोफ्यूल में एक तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, फिर हमने जैव ऊर्जा के उपयोग पढ़े, फिर जैव ईंधन के हमने दोष पढ़े, क्या क्या इनमें दोष हैं, और जैव ईंधन के उपयोग की क्षमता पढ़ी, और देन हमने पढ़ा जैव ईंधन के लिए चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियों का हमें जैव ईंधन के उपयोग में सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।